केंद्र ने क्या नहीं किया इसका उल्लेख ज्यादा है। ऐसा क्यों? किसी प्रदेश में मैं जाऊं, लोगों से पूछता हूं, अपने लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, कि चुनाव का मुद्दा क्या है। कहते हैं बिजली, सड़क और पानी। प्रदेश अलग अलग है मगर उत्तर एक है, क्योंकि सब जगह कांग्रेस की सरकार एक है। उपेक्षा की गई है। क्यों हमने सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया? विकास के लिए सड़कें आवश्यक हैं। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने अच्छी सड़कों के बिना प्रगति की हो। सड़क है तो गति है, रफ्तार है। सड़क है तो आवागमन है, व्यापार है। सड़क है तो समय की बचत है। मनुष्य के लिए भी सहायक है और पशु के लिए भी। लेकिन यहां सड़कें नहीं बनाई गई। अब हमने एक सड़क बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। मैं साथ साथ हम क्या कर रहा हूं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि हम भी इस चुनाव में एक तरह से भाग ले रहे हैं। आप जानते हैं हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सड़क बनाने का फैसला किया है। रास्ते में कोई रुकावट नहीं, बाधा नहीं, देर लगने का सवाल नहीं। श्रीनगर तक, और हम श्रीनगर तक रेलवे लाइन भी ले जा रहे हैं। श्रीनगर भारत का भाग है, कश्मीर भारत का अंग है। हम सुविधाओं के द्वारा उसे जोड़े रखना चाहते हैं। जो जोड़ है उसको मजबूत करना चाहते हैं। हमने एक चतुष्कोण बनाया है। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बंबई, इन चारों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। काम शुरू हो गया है। जयपुर वाले जानते हैं, उस काम से परिचित हैं थोड़ी मात्रा में। जो सड़क यहां बन गई है वो कितनी सहायता पहुंचा रही है, कितनी सुविधा दे रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हम चारों कोने जोड़ेंगे। राजमार्ग बनाएंगे, 4 लेन वाला राजमार्ग। हमने हिसाब लगाकर देखा है, अगर ये चारों बड़े शहर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिए जाएं और इन पर ट्रैफिक निकलने लगे, आवागमन होने लगे, तो 8,000 करोड़ रुपए के पेट्रोल की बचत होगी। हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, खरीदते हैं, मगर उसका दाम कितना देते हैं इसका ध्यान नहीं करते। पेट्रोल कैसे कम खर्च होगा? केवल पेट्रोल का दाम ऊपर करने से, नीचे करने से बात नहीं बनती। सड़कें अगर खराब हैं, कदम कदम पर गड्ढे हैं, बसों के लिए चलना मुश्किल है, ट्रकों के लिए आना जाना कठिन है, देर लगती है, ज्यादा ईंधन लगता है, तो ये देश का विकास का रास्ता नहीं है।
ये उल्टा रास्ता है। उल्टा रास्ता हमने बहुत चल लिया। हम गांव में भी सड़कें बना रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको उन्हें दिखाकर परेशान नहीं करना चाहता। अभी तक जिले में सड़क नहीं थी, गांव में तो बिल्कुल ही सड़क नहीं थी। क्यों? क्या गांव में आवागमन नहीं होना चाहिए? क्या गांव में व्यापार नहीं होना चाहिए? क्या गांव में जो किसान माल पैदा करते हैं वो अच्छी से अच्छी सड़क द्वारा जल्दी से जल्दी मंडी में या शहर में नहीं लाया जाना चाहिए? और ये सड़कें हम जोड़ेंगे जो गांव से चलेंगी, जिले को स्पर्श करेंगी, प्रदेश की राजधानियों को छुएंगी और ये महानगरों तक पहुंचेंगी। गांव से चढ़कर सड़क, हवाई जहाज जहां माल ढोया जाएगा वहां तक पहुंचेगी। हमें तेजी से विकास चाहिए। खेती में हमने उन्नति की है, किसान बधाई के पात्र हैं। वैज्ञानिकों ने नए तरीके ढूंढे हैं, लेकिन गेहूं और चावल के बाद दालों की ओर ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि जब फसल नहीं होती खेत में तो हमें वैकल्पिक फसलें खड़ी करना है। विदेशों में बड़ी मात्रा में फल भेजे जा सकते हैं, फूल भेजे जा सकते हैं, जड़ी बूटियां भेजी जा सकती हैं बड़ी मात्रा में। अब यूरोप में सर्दी पड़ने वाली है, बर्फ जमने वाली है, लोगों को ताजा फूल नहीं मिलेंगे। हम ताजा फूल दे सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें अपने को तैयार करें। दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के और भी तरीके निकाल सकते हैं। एक पर्यटन है। जयपुर तो पर्यटन वालों के लिए अच्छा शहर है, लेकिन जयपुर का पर्यटन अभी तक सीमित है। ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ पर्यटन के और भी स्थल देखे जाने चाहिए। पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान दिया जाना चाहिए। वो आए तो कैसे अधिक से अधिक खर्च करते हैं, इसका रास्ता निकालना चाहिए। ये आमदनी के तरीके हैं, इसमें रोजगार के अवसर भी हैं। बहनों और भाइयों, ये दावा गलत है, ये आलोचना गलत है कि नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ रोजगार कम हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में ये दावा किया था कि हम 1 करोड़ के रोजगार 1 साल में देंगे। श्रीमती सोनिया ने इस दावे को चुनौती दी। मैंने उनके सामने आंकड़े पेश किए, फिर वो कुछ नहीं बोली। मगर बाद में मैंने देखा कि चुनाव की सभा में उन्होंने उसी बात को दोहराया। जो बात गलत है उसको दोहराने से क्या मतलब? गलत बात दोहराने से सही नहीं हो सकती। ये जो जिन सड़कों का मैंने उल्लेख किया है, उनमें 18 लाख लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 3 लाख, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 लाख, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 11 लाख। हमने काम के बदले अनाज देने के निमित्त 5,000 करोड़ कर का 5,000 करोड़ रुपए का अनाज राज्य सरकारों को मुफ्त में बांटने के लिए दिया है। क्या किसी सरकार ने पहले ऐसा किया? हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं
केंद्र के साथ भेदभाव का बर्ताव का आरोप लगाया जा सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहराना चाहता हूं। राजस्थान को हमने सूखे के क्षेत्र में, सूखे के दिनों में राहत के लिए 7,000 करोड़ रुपए के लगभग राहत दी। क्या ये गलत आंकड़े हैं? क्या इतनी रकम कभी और पहले दी गई, किसी और ने दी? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर जैसे शहरों में बैठे बैठे हमारे नौजवान अमेरिका और ब्रिटेन के अस्पतालों, कारखानों तथा दफ्तरों के लिए अपनी क्षमता प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहां से मरीज बीमार होकर विदेशों को इलाज के लिए जाते थे। अब स्थिति उलट गई है। अब विदेशों से मरीज आ रहे हैं हमारे यहां इलाज के लिए, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यहां अच्छा इलाज होता है, यहां अच्छे डॉक्टर हैं। सारी दुनिया में जिनका नाम ऐसे डॉक्टर हैं, यहां इलाज सस्ते दर पर भी होता है, क्योंकि यहां श्रम सरलता से उपलब्ध है। किसी ने सोचा था कभी ऐसा? लेकिन ऐसा हो रहा है। ये हमारी उपलब्धियों में से है। मैं इनका ज्यादा विवरण नहीं करना चाहता। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम देश का विनाश कर रहे हैं। विनाश? कोई लंका का रावण है जिसका विनाश किया जाए? ये विनाश के चिन्ह हैं, ये विनाश के काम हैं। हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं, ये विनाश है। विदेशी मुद्रा का भंडार भरा हुआ है, ये विनाश है। हम ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। ये तो विनाश की दिशा नहीं है, ये विकास की दिशा है। पिछले 5 साल में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की समृद्धि बढ़ी है, विदेशों में हमारा नाम हो रहा है। जो पहले हमारे यहां आने से कतराते थे, वह भारत आने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। जो पहले हमें दूर की नजरों से देखते थे, वो अब निकट आकर पहचान रहे हैं। विदेशी अखबार लिख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया जमाने में इंग्लैंड वालों ने भारत के उद्योगों को, भारत के व्यापार को चौपट किया था। वहां रोजगार के अवसर बढ़े थे और यहां बेकारी बढ़ी थी। अब उल्टा हो रहा है, उन देशों में बेकारी बढ़ रही है और रोजगार यहां बढ़ रहा है। यह परिवर्तन है, इसको सही दिशा में लेना चाहिए, इसमें होड़ होनी चाहिए। परस्पर आलोचना चुनाव में स्वाभाविक है, लेकिन वो आलोचना हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। वहां बहस चल रही है कांग्रेस के नेताओं में कि खराब सड़कों के लिए खेद प्रकट किया जाए या माफी मांगी जाए। कुछ तो करना होगा, जनता माफ नहीं करेगी।
जनता को जवाब चाहिए। सड़क क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है? आजादी के 50 साल बाद यह स्थिति क्यों है? क्या हम बिजली पैदा नहीं कर सकते? बिजली का उत्पादन होता है मगर वितरण ठीक नहीं होता। बिजली उत्पादन के कारखाने हम लगा सकते हैं मगर वितरण के लिए राज्यों पर निर्भर करते हैं। बिजली की चोरियां होती हैं। हमने पानी से बिजली बनाने का काम बड़े पैमाने पर क्यों हाथ में नहीं लिया? पानी उपलब्ध है, प्रकृति की देन है। पानी से प्रदूषण नहीं होता, पानी में धुआं नहीं निकलता। हमारे यहां पनबिजली के साधन है। अब हमने 50,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने का फैसला किया है और हम इस फैसले को पूरा करके दिखाएंगे। हम जो भी काम हाथ में ले रहे हैं उसे पूरा करेंगे। मैं आपसे मध्य प्रदेश की बात कह रहा था, सड़कों की बात कह रहा था। नेताओं में बहस हो गई, कांग्रेस के नेताओं में, कि सड़कें खराब हैं, लोग नाराज हैं, वोट नहीं देंगे तो लोगों से माफी मांगी जाए या खेद प्रकट किया जाए। तो एक बड़े नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने कहा चलो माफी मांग लेते हैं। इस पर कांग्रेस में मतभेद हो गया, दो खेमे बन गए, माफी खेमा और खेद प्रकट खेमा। जो नौजवान हैं, उत्साहपूर्ण में हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, खेद प्रकट करना काफी है, आगे बढ़ो। मैं वहां गया था, लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी दृष्टि में क्या ठीक है? आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, शब्दों का चयन अच्छी तरह से करना जानते हैं। कांग्रेस वालों को माफी मांगना चाहिए या कांग्रेस वालों को खेद प्रकट करना चाहिए? मैंने कहा दोनों में से किसी से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस वालों को अब यहां से विदा हो जाना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह अपराध है। क्या 5 साल की उपलब्धियां हैं, 10 साल की उपलब्धियां? क्या सड़कें नहीं बन सकती थी? क्या बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता था? पानी, मुझे याद है जब देश लड़ाई लड़ रहा था आजादी की, तो ये चर्चा हुई थी कि अगर हम सूखे पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी चाहते हैं, तो हमें भारत की जितनी नदियां हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर के.एल. राव का यह प्रस्ताव था। वो बड़े भारी इंजीनियर थे। कांग्रेस के नेताओं ने नहीं माना, उस समय के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो एक तरीका है पानी को बचाने का। पानी की कमी सारी दुनिया में हो रही है, देश में भी हो रही है। पीने का पानी कम हो जाएगा किसी स्थिति में, साफ दिखाई दे रहा है। खेती तो आसमान पर निर्भर है, नहरें भी काम आती हैं, लेकिन उनकी भी देखभाल होना चाहिए। बरसात के पानी को बचाने का एक अभियान शुरू होना चाहिए, हर शहर में, गांव में भी। पहले तालाब थे, बाड़ियां थी, काम चल जाता था। तालाब भर दिए गए, बावड़ियां पूरी कर दी गई, पानी रुके कहां, जमीन को सोखने के लिए पानी मिले कहां, और इसलिए जल का संकट बढ़ता जा रहा है। एक तरीका है, आइए नदियों को नदियों से जोड़ें, पानी समुद्र में न जाने दें, पानी का बचाव करें, पानी की रक्षा करें। ये सब हम लोग मिलकर कर सकते हैं। नदियों को जोड़ने की जिम्मेदारी हमने ली है, काम शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में आप उसका नतीजा देखेंगे। हम छोटी छोटी नदियों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के नेता
पार्लियामेंट में विरोधी दल में इन कदमों की तारीफ नहीं करते, इनमें योगदान नहीं देते, चुनाव में इसकी चर्चा नहीं करते। हम भी विरोधी दल में रह चुके हैं 50 साल तक। वो सरकार कोई अच्छा काम करती थी, हम तारीफ करते थे। आजकल मन छोटे हो गए हैं, नजरिए संकुचित हो गए हैं, लोकतंत्र का हम असली अर्थ नहीं समझ रहे। बहनों और भाइयों, मैं 1957 से चुनाव लड़ रहा हूं। पहली बार जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मेरे पास केवल 2 जीपें थी। एक तो पार्टी ने दी थी और एक मैंने खुद जुटाई थी। चुनाव का क्षेत्र लंबा था, ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल था, नदियां थी, नाव से बैठकर पार करना पड़ता था, लेकिन हम 2 जीपों से लड़े और चुनाव जीतने में सफल हुए। 2 जीपों से। आजकल चुनाव में कितने वाहन लगेंगे, कितनी जीपें लगेंगी, क्या इसका कोई हिसाब है? क्या ये चुनाव के खर्चे के अंतर्गत हो रहा है? ये धन आता कहां से है? ये धन जाता कहां है? क्या लोकतंत्र को धनतंत्र में बदलना है? हमने तय किया था, हमें समय नहीं मिला है, हमारा बहुमत भी नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है। हमने तय किया है कि हम चुनाव की प्रक्रिया बदलेंगे, हम चुनाव की प्रणाली में संशोधन करेंगे। काले धन के बल पर चुनाव नहीं लड़े जाना चाहिए। लोकतंत्र की हमें रक्षा करनी है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र की स्थिति क्या है, दशा क्या है? प्रचार किस स्तर का होने लगा है, मुझे दुख होता है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्या इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है? क्या हमारा चरित्र इससे ऊंचा होता है? भारतीय जनता पार्टी आदर्शों पर चलने का प्रयास करती रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं प्रयास करती रही है क्योंकि आज की स्थिति में आदर्शों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारा प्रयास है। कई भ्रष्टाचार की शिकायत मिल जाए, हमारा आदमी होगा, ये जानते हुए कि वो निर्दोष है, हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए उससे त्यागपत्र देने को कहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने त्यागपत्र दे दिया था, आपको याद है? कांग्रेस के नेता ये करने को तैयार हैं। अभी जूदेव जी, उन पर आरोप लगाया, जांच हो रही है। हमने उनसे कहा त्यागपत्र दे दीजिए, उन्होंने कहा मैं तो स्वयं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं, मैं तभी सरकार में वापस आऊंगा जब मैं निर्दोष प्रमाणित हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में और पार्टियों के नेता क्या करते हैं? एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जाली दस्तावेज बनाने का आरोप है, जुर्म है। वो दस्तावेज मुझे भेजा गया था। उस दस्तावेज का मजमून ये था कि केंद्रीय सरकार की इंटेलिजेंस कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का अभियान कर रही है। और उन्होंने कहा कि हम ये दस्तावेज भेज रहे हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का दस्तावेज है, इससे पता लग जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का उपयोग किया जा रहा है। हम आपको दे रहे हैं दस्तावेज। मैंने दस्तावेज देखा,
मैंने पढ़ते ही समझ लिया ये जाली है। मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को भेज दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने जांच की, मामला सीबीआई में। अब ये साफ है कि दस्तावेज जाली है। मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं है। सीबीआई पर आरोप लग रहे हैं। हम भी 50 साल से पार्लियामेंट में हैं, थोड़े समय के लिए पहले भी शासन में आए थे। सीबीआई का हमने तो दुरुपयोग नहीं किया, सीबीआई पर हमने तो कभी लांछन नहीं लगाए। अगर जांच के तंत्र में सुधार होना जरूरी है, मिलकर बैठकर सब तय कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है आप उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते, उसको खंडित नहीं कर सकते। लोकतंत्र में संस्थाएं बड़ी मुश्किल से बनती हैं, मुश्किल से बड़ी देर से बनती हैं। संस्थाओं की प्रतिष्ठा रहना चाहिए, संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा वातावरण है जिस पर दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस स्थिति को बदलना होगा। हम इसको बदलने के लिए मैदान में उतरे हैं। सत्ता में पहुंचना हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए एक साधन है। हम विधानसभा के चुनाव में विजय प्राप्त करके और फिर लोकसभा की चुनाव की तैयारी करने वाले हैं। हमें लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, परिवर्तन हम कर सकें, जरूरत हो तो संविधान बदल सकें। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है, सर्वधर्म समभाव में हम विश्वास करते हैं। हमने कभी मजहब के आधार पर भेदभाव करने का सवाल नहीं उठाया। भारत में सारे मजहब मानने वाले सुरक्षित हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत सबके लिए है। जरूरत इस बात की है कि इसको बलशाली बनाया जाए, गरीबी, बेरोजगारी, इनको समाप्त किया जाए और इसका आरंभ प्रदेशों से होना चाहिए और इसका आरंभ 1 दिसंबर से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया है कि महिलाओं को बड़ी संख्या में सार्वजनिक जीवन में लाया जाए, उन्हें राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए सक्षम बनाया जाए। हम जितनी महिलाओं को टिकट देना चाहते थे उतनी महिलाओं को नहीं दे सके, क्योंकि जब टिकट बांटने का